नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तराखंड में चुनाव संपन्न होने के बाद अब बैलेट मतपत्रों को लेकर दोनों ही दल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर कर पोस्टल बैलेट एक ही व्यक्ति द्वारा डाले जाने की बात कही। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव आयोग को एक शिकायत की है। इस पूरे मामले पर न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल से खास बातचीत की है। गणेश गोदियाल ने बीजेपी को बेईमान बताया और कहा कि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अरे ये एक वोट बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्या नाम देश के विकास में ये है नाम शटाफट डाल दो, आराम करो थोड़ी देर। राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब बैलेट पेपर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऐसा साबित हो रहा है कि एक मुफ्त बैलेट पेपर पर वोट डाले जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने जहां शिकायत की, हरीश रावत जी का एक फेसबुक पोस्ट जारी हुआ, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का एक शिकायत कल ईमेल चुनाव आयोग को पहुंचा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल जी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। सर, आखिर क्या पोस्टल बैलेट में आप लोगों को चिंता है और आपने क्या शिकायत की है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धांधली के लिए कुख्यात है और उनके इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हमारी आशंका जायज है। जो वीडियो आप देख रहे हैं वो वीडियो भी आप लोगों के सबके सामने है कि किस प्रकार एक ही राजनीतिक दल को टिक किए जा रहे हैं, वो आपने भी देखा होगा। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो शिकायतें हम तक मिली हैं उन शिकायतों को हम चुनाव आयोग के सामने रख रहे हैं और चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई करनी है। मेरी जानकारी में पौड़ी जिले के मामले हैं कि पौड़ी जिले में जो अशक्त जनों को जो वोट घर जाकर उनके वोट लेने थे वो नहीं पहुंचे वहाँ, और उसके बाद वोट यहाँ टोटल में देख रहे हैं तो वोट पड़ गए हैं। तो कहाँ से पड़े? जब लोगों ने जो वोटर था वो वोटर कह रहा है हमने नहीं दिए हैं वोट, तो वोट कहाँ से पड़ गए? तो ये धांधली है ही, और इस धांधली के लिए कुख्यात है भारतीय जनता पार्टी। इन पर विश्वास किया जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद कौन बचता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इस पर जांच करें, और हमने मांग की है कि इस प्रकार के जो वोट गलत वोट पड़े हैं उनको निरस्त किया जाए। ये वोट की दूसरी तारीख हो और उस दूसरी तारीख को दोबारा वोट पड़े। फिर अध्यक्ष जी, कल भारतीय जनता पार्टी ने भी ईमेल के जरिए शिकायत की है और उसी वीडियो वायरल में यह भी हवाला दिया है कि थाने में हरीश रावत जी गए, बैलेट पेपर को प्रभावित कर रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। आखिर ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, वो उनके आरोप, वो सरकार में है, हम पर क्या आरोप लगाएंगे? हम कहाँ से किसी को प्रभावित करेंगे? हम क्या सरकार में हैं? सरकार में वो बैठे हैं, सेंटर में सरकार में वो बैठे हैं, राज्य में सरकार में वो बैठे हैं, और आरोप हम पर लगा रहे हैं। वाह भाई, ये तो अच्छी बात है। अध्यक्ष जी, ऐसा इस बार के चुनाव के बाद एक स्थिति निकल रही है, जानकारों का यह मानना है कि निर्दल और बसपा जैसे दलों की अहम भूमिका हो सकती है, तो क्या कांग्रेस भी उनसे संपर्क कर रही है? आप लोग सेटिस्फाई हैं, आपके पास बहुमत आ गया है? मुझे उत्तराखंड की जनता पर पूरा विश्वास है कि कांग्रेस को उन्होंने पूर्ण आशीर्वाद दिया है, जिससे कि हम पूरे मनोयोग से उनकी कर सकें। और मुझे लगता नहीं, लेकिन फिर भी पूर्ण बहुमत आने के बाद भी समान विचारधारा वाले दल एक साथ सरकार में आएंगे तो स्वागत है। तो ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी थे, इनका कहना था कि यदि समान विचारधारा वाले दल एक साथ आते हैं तो उनका स्वागत होगा। वहीं बैलेट पेपर के मामले में एक बार फिर से चुनाव आयोग कांग्रेस जाएगी। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो वायरल किया। वायरल वीडियो में कथित रूप से एक आर्मी के सेंटर में पोस्टल बैलेट से गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। हरीश रावत द्वारा ट्वीट किए गए इस वायरल वीडियो के मुद्दे को भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक अलग ही मोड़ दे दिया। मदन कौशिक ने मुद्दे को सैनिक राजनीति पर लाकर खड़ा कर दिया। मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस हमेशा सैनिकों का अपमान करती है और हरीश रावत को अपने देश के सैनिकों पर भरोसा नहीं। हरीश रावत इस तरह की बयानबाजी करके देश के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। इसके अलावा सैनिक बाहुल्य राज्य उत्तराखंड का भी हरीश रावत अपमान कर रहे हैं। मदन कौशिक का कहना यह है कि कांग्रेस को इस तरह की राजनीति से बाज आना चाहिए और सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। लिख के दे तो उसकी सबकी जांच होगी। भारतीय जनता पार्टी भीतर घात पर चुप क्यों है? चुप नहीं है, चुप कहाँ है? कोई अखबार में देने से थोड़ा ही होता है, जो भी बयान पार्टी के अंदर आएगा लिखित में, उस पर सबकी जांच होगी। अध्यक्ष जी, बैलेट भाजपा ने भी एक शिकायत चुनाव आयोग को कर दी कि साहब हम नहीं करा रहे हैं, आप जांच कराओ। आखिर बैलेट पेपर को लेकर संग्राम क्यों मचा हुआ है? अभी तो 10 तारीख के बाद ईवीएम पे मचेगा।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अपने संगठन को और मजबूत करने के साथ ही एक कदम और आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस ने अपना सदस्यता अभियान आगे बढ़ाते हुए डिजिटल रूप से इसको चलाने का फैसला किया है। मोबाइल के जरिए अब सदस्यता ली जाएगी। बुधवार को कांग्रेस भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक में संगठन और बड़े पदाधिकारियों के बीच डिजिटल अभियान को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद रहे। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर जेसी चंद्रशेखर ने भी हिस्सा लिया। देखिए, आज हमारे जो उत्तराखंड के पीआरओ हैं चंद्रशेखर जी और पाठक जी, वो आए थे। उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप के परिप्रेक्ष्य में एक डेमो दिया और डिजिटल मेंबरशिप करने का पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है। और हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर भी जो है डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से ज़्यादा लोगों को जो है कांग्रेस से जोड़ने का काम करें। तो इसके तहत ही ये बैठक आहूत की गई। तो क्या कांग्रेस भी डिजिटल कुछ टारगेट भी रखा है डिजिटल के जरिए कितने लोगों को आप जोड़ने नहीं, हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करें, क्योंकि आप जानते हैं राज्य जो है चुनाव में था और चुनाव में होने की वजह से जो है जो मेंबरशिप अभियान था वो थोड़ा मंद पड़ गया था। अब उसको हम गति देने का काम। सर, चुनाव अभियान समिति की भी समीक्षा रहेगी इस बैठक में, क्या कुछ रहेगा इसमें? नहीं, चुनाव अभियान समिति की कोई बैठक नहीं है। आज तो सिर्फ जो है जो डिजिटल मेंबरशिप है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कांग्रेस से जोड़ने का काम करें, उस परिप्रेक्ष्य में बैठक थी। चुनाव के बाद कांग्रेस को चुनाव में फायदा होता है? एक बात बताइए, जब आप मोर्चे पे हों उस समय आप जो है बंदूक ढूंढोगे या कुछ और चीज़ ढूंढोगे? तो उस समय मोर्चे पे जब आदमी होता है तो उस समय बंदूक अपने पास रखता है। हम चुनाव में थे तो उस समय हम डिजिटल मेंबरशिप करते, कैसे पॉसिबल था, कैसे हो सकता था? नहीं, चुनाव से पहले की है। देखिए, राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और प्रत्याशियों ने सबसे ज्यादा भीतरघात को लेकर खुलेआम बयान दिए। पार्टी संगठन इससे जहां असहज है, वहीं राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि ये भीतरघात का रोग हर चुनाव में नजर आता है और ये सभी दलों में होता है, क्योंकि समय समय पर टिकट ना मिलने और दूसरे कारणों से इसके लिए जो है सिचुएशन बन जाती है। उसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्याशियों के दम पर ही निर्भर करता है कि भीतरघात का उन पर कितना प्रभाव पड़ा। दुखद हादसे हुए हैं, इसमें 16 लोगों की मौत हुई है। कितना गंभीर है? पीछे जो चंपावत और पौड़ी में जो 2 हादसे हुए, बहुत ही दुखद है। सरकार इसको मसूरी छावनी परिषद को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल हिल स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है। छावनी क्षेत्र को विकसित करने के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य का खासा ध्यान रखा जाएगा। यहां पर एक मल्टी लेवल पार्किंग का भी फैसला कराया जा रहा है। मसूरी छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौर ने बताया कि योजना के मुताबिक कंपनियां पहाड़ की चढ़ाई और सड़कों की चौड़ाई के अनुसार वाहन तैयार करेंगी। जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रायल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छावनी क्षेत्र में एक मल्टी लेवल पार्किंग का भी निर्माण कराया जा रहा है। इसमें 100 से ज्यादा वाहन पार्क किए जा सकेंगे, जिसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। छावनी परिषद ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग एक बहुत अच्छे प्लान पे काम कर रहे हैं। वो प्लान ये है कि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि छावनी परिषद द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि लैंडौर कैंट को हिंदुस्तान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली हिल स्टेशन बनाने का हमारा प्रयास है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ को प्रेजेंटेशन के लिए भी बुलाया गया था कि किस तरीके से इस स्लोप पे, इस टर्निंग रेडियस पे कैसे ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। उसके लिए लगभग 2 कंपनीज़ ने हमें प्रेजेंटेशन दिया है और इसके टेंडर पे भी विचार किया जा रहा है। छावनी परिषद ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग एक बहुत अच्छे प्लान पे काम कर रहे हैं। वो प्लान ये है कि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि छावनी परिषद द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि लैंडौर कैंट को हिंदुस्तान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली हिल स्टेशन
बनाने का हमारा प्रयास है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ को प्रेजेंटेशन के लिए भी बुलाया गया था कि किस तरीके से इस स्लोप पे, इस टर्निंग रेडियस पे कैसे ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। उसके लिए लगभग 2 कंपनीज़ ने हमें प्रेजेंटेशन दिया है और इसके टेंडर पे भी विचार किया जा रहा है। देहरादून पुलिस ने यूपी के नोएडा से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने ही बीते दिनों रिटायर्ड एडीजी कविराज नेगी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 14 फरवरी को कविराज नेगी अपने परिवार के साथ जयपुर शादी में गए हुए थे। 20 फरवरी को उनके नौकर ने फोन पर सूचना दी कि घर का ताला टूटा हुआ है। कविराज नेगी ने तत्काल फोन पर ही पुलिस को मामले की इत्तला की। देहरादून पहुंचने पर 21 फरवरी को थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने चोरों का पता लगाने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया। जिस रात चोरी हुई उस दिन पुलिस को एक संदिग्ध ऑल्टो कार आती जाती नजर आई। इसके बाद गाड़ी के बारे में जानकारी जुटाई गई। वहीं बाहरी राज्यों से देहरादून आने वाले सभी टोल प्लाजा और बैरियर पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की भी जांच की गई। इसके बाद पुलिस की टीम बादलपुर नोएडा पहुंची। यहां पुलिस ने 3 आरोपियों रामशंकर, राजकुमार और कुसुमहार को गिरफ्तार किया। ये जो अभी तक पूछताछ से पता पड़ा है और सुराग से पता पड़ा है, मुखबिरी से पता पड़ा है, तो लगभग ये 19 तारीख के आसपास देहरादून का इनके द्वारा रुख किया गया था। तो इनका मूवमेंट प्लान जो हमने देखा है तो वो 19 या 20 तारीख को यहाँ पर आने का इनका था और 21 तारीख को ये चोरी कारित हुई है। एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर के घर से चोरी हुई थी जब वो घर से बाहर थे। तो इसमें हमारे द्वारा फिर टीमें गठित की गई, मुकदमा पंजीकृत किया गया और सुराग लिए गए। सुराग से हमें एक ऑल्टो कार का सुराग मिला। ऑल्टो कार का पीछा करते हुए फिर हम अभियुक्तों तक पहुंचे। ये 3 अभियुक्त हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और जिनसे माल रिकवर किया है। माल काफ़ी, मार्केट वैल्यू क्या है ये तो बाद में पता पड़ेगा, लेकिन काफ़ी माल इनसे बरामद हुआ है और 100% रिकवरी कही जा सकती है क्योंकि इनको बेचने का भी मौका माल को मिला नहीं। तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनमें 2 अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि इनकी मुलाकात जेल में हुई थी। तो इसका मतलब इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनका आपराधिक इतिहास अभी खंगाला जा रहा है। जिन थानों से ये बंद हुए थे उन थानों से कम्युनिकेट किया जा रहा है। जो भी आपराधिक इतिहास आएगा उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। ये जो अभी तक पूछताछ से पता पड़ा। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद बवाल हुआ था। देश भर में इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिले। रुड़की में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह को सौंपा, जिसमें उन्होंने हत्या आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। इसके साथ ही हत्या के पीछे की साजिश का भी पर्दाफाश करने की मांग की गई। देखिए, कर्नाटका में जो इंसिडेंट हुआ था, एक उनकी कार्यकर्ता की डेथ हुई थी, उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने यहाँ ज्ञापन दिया है प्रेसिडेंट के लिए। तो हमारे द्वारा तो वो प्रेसिडेंट जो महामहिम है उनके पास चला जाएगा द ऑनरेबल प्रेसिडेंट के लिए। और मेरे ख्याल से कर्नाटका पुलिस ने भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई करी है। इसमें 3 लोग को पकड़ा गया है, जितना मुझे लिमिटेड नॉलेज है इस केस के बारे में। और वहाँ की पुलिस पे मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें कंप्लीट न्याय करेंगे और जो वहाँ का न्याय प्रशासन है वो इस केस को एक्सपेडाइट करेगा। तो इससे इन लोग के अंदर भी कॉन्फिडेंस मेजर्स डेवलप होंगे। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की जो निर्मम हत्या हुई है इस्लामिक जिहादियों द्वारा, बजरंग दल की मांग है कि दोषियों को फांसी और हर्ष के परिवार को जो है मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं, ये पूरे देश भर में ये इस तरह की मुहिम चल रही है। पूरे देश के कार्यकर्ता ज्ञापन दे रहे हैं और अगर इसमें सरकार और कानून कुछ नहीं करता है तो कार्यकर्ता सड़कों पे भी उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे। जो भी आवश्यक पड़ेगा वही सब क्रिया की प्रतिक्रिया होंगी। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की जो निर्मम हत्या हुई है इस्लामिक जिहादियों द्वारा, बजरंग दल की मांग है कि दोषियों को फांसी और हर्ष के परिवार को जो है मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं, ये पूरे देश भर में ये इस तरह की मुहिम चल रही है। पूरे देश के कार्यकर्ता ज्ञापन
जिला अस्पताल पौड़ी की आवासीय कॉलोनी में दिखे एक गुलदार और उसके 2 शावकों को एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद भी वन विभाग की टीम अब तक पता नहीं लगा पाई है। डीएफओ पौड़ी मुकेश कुमार के मुताबिक पहले ये तीनों गुलदार नवंबर से जनवरी माह के बीच कभी कभार क्षेत्र में नजर आते थे। फरवरी महीने से लगातार आवासीय क्षेत्रों में ये घूम रहे हैं रात के वक्त, जिनको देखा जा रहा है। डीएफओ का कहना यह है कि वन विभाग की टीम गुलदारों को खोजने के काम में जुटी है। उन्हें ट्रैंकुलाइज करके या दूसरे माध्यमों से आवासीय क्षेत्रों से दूर जंगल में छोड़ने का काम वो करेगी। देखिए, मादा गुलदार और उसके 2 शावक ये नवंबर महीने से ही इधर जस्ट कंपाउंड में दिखाई दे रहे थे और बीच में यहाँ से चली भी गए थे। तो उस समय हमने पिंजरा लगाया गया था, पेट्रोलिंग की गई थी और पटाखे आवाज़ शोर करके इनको बाहर निकालने की कार्रवाई, झाड़ी कटाने की कार्रवाई ये सब की गई थी। तो इसी आधार पे ये मुझे लगता है कि दिसंबर से लेके और करीब फरवरी तक ये कभी कभी दिखाई दिए, हालांकि लेकिन बीच में चले भी गए थे। फरवरी में फिर से ये ट्रांजिट हॉस्टल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है, उसके आसपास इनकी गतिविधियां देखी जा रही हैं। तो इनको फिर से पकड़ने के लिए और आबादी क्षेत्र से बाहर छोड़ने के लिए ट्रैंकुलाइज करके या किसी भी और माध्यम से जो तकनीकी टीम, जो विशेषज्ञ टीम होती है वो बताएंगे, उसकी व्यवस्था की जा रही है। देखिए, मादा गुलदार और उसके 2 शावक 30 जनवरी को लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर स्थित जेके टायर्स लिमिटेड में अग्निकांड के दौरान मौके पर कार्यरत एक कर्मचारी की झुलसकर मौत हो गई थी। मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए, जिसके बाद लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट वैभव गुप्ता, पुलिस विभाग और अग्निशमन दल के अधिकारी बुधवार को जेके टायर्स लिमिटेड में पहुंचे, जहां कई लोगों के बयान दर्ज हुए। उप जिला मजिस्ट्रेट वैभव गुप्ता का कहना है कि जल्द ही निर्णय लिए जाने के बाद कार्रवाई होगी। हो गई थी। इसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है। तो उसमें अग्निशमन विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं और स्वयं मेरे द्वारा आज जाकर वहां पर मौके पर निरीक्षण किया गया। जो भी इसमें व्यक्ति हैं उनके इसमें बयान नोट किए जाएंगे और उसके बाद जो पुलिस और अग्निशमन से रिपोर्ट ली जाएगी, उसके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 30 जनवरी को जेके टायर कंपनी में आग लगने से दुर्घटना हो गई थी और वहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु। ऋषिकेश शहर के सीनियर सिटीजन संगठन ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी को सीनियर सिटीजन ने अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी से समस्याओं का समाधान करने की मांग भी की गई। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने समस्याओं को सुनने के बाद जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। सीनियर सिटीजन्स की जो यहाँ पे एसोसिएशन है, उनके जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, अधिकारी थे, वो लोग आए थे, उनसे मीटिंग थी और बड़ी उन लोगों की जो जेन्युइन डिमांड थी कि साहब हम लोगों के साथ में सुरक्षा का भाव पैदा होता है जब आप आते हैं। तो मैंने उसके लिए आगामी उसमें तय किया है कि जब भी आपका निकट भविष्य में होगा एक मीटिंग आयोजित करके और उसमें सारी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेंगे और आगे एक सिस्टम डेवलप करेंगे कि पर डे हमारा जो चीता वाले हैं वो अपने अपने क्षेत्र की सूची लेंगे इनसे और वहाँ जितने भी सीनियर सिटीजन जो अकेले खास तौर पे रह रहे हैं उनसे जा कर के मिलेंगे। आज सीनियर सिटीजन्स की जो यहाँ पे एसोसिएशन है, उनके जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई उठापटक की स्थिति नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही होंगे, जो कि भाजपा में पहले से तय है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि वहां पर मुख्यमंत्री को लेकर जरूर उठापटक चल रही है। बातें हैं, मैं समझता हूँ कि इन बातों का अभी कोई न वक्त है और न कोई इनका इस समय कोई महत्व रह गया है और इसलिए इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको कोई बात कहनी है तो पार्टी फोरम पर कहनी चाहिए, क्योंकि ये बातें सब इस समय अर्थहीन है और इस तरह की बातें करना, कैसे ये प्रसंग आया या इसको ट्विस्ट किया गया। कई बार आप लोग भी तो मजे लेने के लिए सब कुछ करते हैं, ये सब कुछ तो हो सकता है कि मीडिया आनंद लेने के लिए सब कुछ कर रहा हो। आजकल मीडिया के पास भी थोड़ा काम कम है।
तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री को सुन रहे थे उत्तराखंड के, वो ये कह रहे हैं कि मीडिया के पास भी आजकल काम कम है, तो हो सकता है वो इस तरीके की जो तमाम बातें कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हों कि मीडिया के अंदर बने रहें। मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई उठापटक पार्टी के अंदर है नहीं, और यहाँ पर जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। यहाँ कोई उठापटक नहीं, उठापटक तो कांग्रेस के अंदर जारी है मुख्यमंत्री पद को लेकर। बीजेपी की तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी प्रत्याशियों को नसीहत दी और कहा कि अगर किसी भी प्रत्याशी या नेता को चुनाव को लेकर किसी तरह की कोई भी शिकायत है तो उन्हें पार्टी फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे उनकी शिकायतों का समाधान हो। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वैसे तो मतदान के बाद अभी इस तरह की कोई बातों का औचित्य है नहीं। बीजेपी में तो डिसाइड है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यहाँ तो पहले से ही निर्णय है। और वहाँ भी इस बात को लेकर के कि कौन बनेगा, क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अभी ये प्रदर्शित करने की कोशिश हो रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, हिडन का उनकी कोशिश हो रही है। जबकि बीजेपी तो पूरी तरह आश्वस्त है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जो युवा हैं, आगे भी वही राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अपनी जीत को लेकर बड़े आश्वस्त हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि 5 साल में श्रीनगर में काम ही काम हुआ है, इसलिए वहां की जनता उनको आशीर्वाद देगी ही देगी। उनके विपक्षी के तौर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत चुनाव हार रहे हैं क्योंकि 5 साल वो क्षेत्र को पूछने तक नहीं गए। गणेश गोदियाल का कहना यह है कि श्रीनगर में 10 मार्च को जनता का आशीर्वाद नहीं मिलने जा रहा। मैंने पूरी तरह अपने को वहाँ की जनता के प्रति समर्पित कर रखा है। वो जो मुझे जहाँ रखना चाहे वो उसके लिए स्वतंत्र है। जहाँ उन्होंने मुझे रखा होगा। अब तो वहाँ के मतदाताओं का मत पेटियों में बंद है, जो बैलेट मशीन है उसमें बंद है। तो अब ये बढ़ चढ़ कर बोलना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मैं समझता हूँ ये फजूल की बात है। जो है वो जनता ने अपना निर्णय दे रखा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पर भले कम रही हो, क्योंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष था और विभिन्न अपने पद के दायित्वों के निर्वहन के लिए मुझे इधर उधर रहना पड़ता था। मैं वहाँ पर कम रहा, लेकिन मैं 5 साल वहाँ रहा। धन सिंह रावत जी तो चुनाव के 2 महीने में वहाँ गए, और ये हो जाएगा कि 2 महीने में जो आदमी आखिरी में गया उसका लोगों ने मान लिया, और गणेश गोदियाल जो 5 साल उन्हीं के साथ संघर्ष कर रहा था उसकी बात को नहीं माने। ऐसा हो सकता है? अब वो बोलते। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।